हाय गाइस, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो देरी किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज हम स्टार्ट करने वाले नया चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत, जिसका नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, इसका हिंदी कहें तो उत्सर्जी पदार्थ और उनका एलिमिनेशन मतलब निष्कासन। ठीक है, तो हमारी बॉडी में बहुत से जो बेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, जिनको कि हमें बॉडी से बाहर निकालना होता है। ठीक है, तो भाई हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। हम इसमें पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिन फॉर्मेशन, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम आखिर क्या होता है, उत्सर्जी तंत्र आखिर क्या होता है मानव का, यूरिन फॉर्मेशन कैसे पेशाब बनती है, मूत्र कैसे बनता है, मूत्र निर्माण कैसे होता है, मतलब फंक्शन ऑफ ट्यूबवेल्स के कार्य पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, और जो फिल्ट्रेट बनता है वो कैसे गाढ़ा होता है वो सब मैकेनिज्म समझेंगे, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन समझेंगे, मिक्सचरेशन समझेंगे। मिक्सचरेशन एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है जिसके द्वारा यूरिनेशन किया जाता है। रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन में अदर ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, इनका रोल होता है। और उसके बाद लास्ट में देखेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब उत्सर्जी तंत्र के कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स एक्युमुलेट एमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फास्फेट, सल्फेट etc। ये कह रहे हैं कि एनिमल्स जो होते हैं एक्युमुलेट इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा रखते हैं। ठीक है, क्या क्या, अमोनिया को, यूरिया को, यूरिक एसिड को, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को भी, देखो ये इम्पोर्टेंट, वाटर को एक्युमुलेट करते हैं। एंड आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फास्फेट, सल्फेट etc। कैसे, आइदर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटी, या तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के द्वारा। मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब या तो एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म, मतलब सिंपल सबस्टेंस मिल करके या तो बड़े बड़े सबस्टेंस बनाते हैं तब कुछ चीज़ें निकलेंगी, या फिर जब बड़े बड़े टूट करके छोटे में बदलते हैं, मतलब दोनों मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कहलाती है। छोटे मिलकर के बड़े बनाते हैं उसको एनाबॉलिज्म बोलते हैं, और कॉम्प्लेक्स जब टूट करके सिंपल बनाता है उसको कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। ये कह रहे हैं तो ये चीज़ जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के द्वारा भी प्रोड्यूस हो सकती हैं, और या दूसरे तरीका और बाई अदर मीन्स, और दूसरे तरीकों जैसे लाइक एक्सिस इंजेक्शन, जिसे हमने ज़्यादा खा लिया। ठीक है, एक्सिस इंजेक्शन के द्वारा भी ये काम हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे तरीके होते हैं। अच्छे से दिखेगा ये। ठीक तो इन दो तरीकों से मतलब ये आ सकते हैं, तो हम ज़्यादा खा लें, एक्सिस इंजेक्शन हमने कर लिया, या फिर मेटाबॉलिक प्रोसेस द्वारा। दो तरीक़ों से ये चीज़ें एक्युमुलेट होती हैं हमारे बॉडी में। अब दीज सब्सटेंस, ये सब्सटेंस जो होते हैं हैव टू अगर पढ़े हो ना ग्रामर में, जो इंग्लिश वाले उनको शायद समझ में आता होगा, ग्रामर जिनके अच्छे हो। हैव टू का मतलब होता है जैसे किसी काम को व्यवस्था, किसी काम को करना पड़े तो वहाँ हैव टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो दीज सब्सटेंस हैव टू बी रिमूव्ड, मतलब निकालने ही होते हैं, टोटली या पार्सली, या तो पूरी तरीके से या फिर पार्सली, क्योंकि मजबूरी ये है अगर इनको नहीं निकालेंगे ना तो बॉडी में जब ये वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठे होते चले जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए हैव टू का उपयोग हुआ। ठीक है, अब पूरी तरीके से निकालते हैं कुछ चीज़ों को पूरी तरीके से नहीं निकालते हैं, हल्का हल्का करके निकालते रहते हैं धीमे धीमे। पूरी तरीके से उनको निकालते हैं एक बार में जो अचानक बनती हैं चीज़ें। ऐसे ध्यान रखो, ऐसा लगता है कि यार अचानक से ये क्या आ गया, तो उसको तो पूरी तरीके से एलिमिनेट करो। या जो चीज़ें लगातार बननी ही हैं भाई, बन ही रही हैं वो लगातार, तो उनको टोटली निकाल क्या करेंगे, एक बार टोटली निकाल दे फिर बन जाएंगी, तो उनको धीमे धीमे हल्का हल्का निकालते रहते हैं। तो पार्सली उन चीज़ों को निकालते हैं जो फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार बनते हैं, उनका पार्शियल रिमूवल किया जाता है। ठीक, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न
इस चैप्टर में भी बोल रहे आप सीखोगे क्या, मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द सब्सटेंस, ठीक, कि इन सब्सटेंस को एलिमिनेट करने की मैकेनिज्म क्या रहने वाली है, विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन कॉमन नाइट्रोजन बेस्ड, और उनमें से भी एम्फेसिस मतलब बल दिया जाएगा, उनमें से ज़्यादातर मेनली बल दिया जाएगा कॉमन नाइट्रोजन बेस्टेज पे। नाइट्रोजन बेस्टेज में भी जो कॉमन नाइट्रोजन मतलब ऐसे बेस्टेज में नाइट्रोजन पाया जाता है, और उनमें से भी जो कॉमन प्रकार के नाइट्रोजन बेस्टेज होते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर दी, खुद ही बोल रहा आर दी मेजर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन बेस्टेज की मेजर फॉर्म क्या क्या, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल्स, जो एनिमल्स के द्वारा निकाले जाते हैं, ठीक। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म। अमोनिया क्या सबसे ज़्यादा टॉक्सिक फॉर्म होती है, मतलब सबसे ज़्यादा जहरीली चीज़ होती है इन तीनों में कंपेयर की बात चल रही है, मोस्ट मतलब इन तीनों में सबसे ज़्यादा जहरीली होती है, एंड रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ज़्यादा जहरीली होती है और उसको निकालने के लिए फॉर इट्स एलिमिनेशन, इसके एलिमिनेशन के लिए ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत पड़ती है। अब जैसी जिस चीज़ की नीड होती है ना वो चीज़ उसी हिसाब से वहीं होती है, ठीक है। अब खुद ही सोचो कि इसको निकालने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी, और मोस्ट टॉक्सिक होती है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी इसको निकालने के लिए। तो ये किन प्रकार के जानवरों में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की तरह होती होगी अमोनिया, सिंपल सी बात है एक्वाटिक वालों में, ठीक है, मोटा मोटा का सोचा प्रोटीन। अब रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर से रिमूवल वेरा, जबकि यूरिक एसिड बीइंग द लीस्ट टॉक्सिक। अब यूरिक एसिड क्या होता है, वो सबसे ज़्यादा इन तीनों में कम जहरीला होता है, कैन बी रिमूव्ड, क्या कह रहा है, बीइंग द लेस टॉक्सिक, जहाँ सा रीजन बनना शुरू होगा देखना, बीइंग द लेस टॉक्सिक, लीस्ट टॉक्सिक सबसे कम, ठीक है, समझ रहे हैं, लीस्ट टॉक्सिक कैन बी रिमूव्ड विद ए मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। यहाँ से हमको ये बात पता चली कि जो कम पानी के द्वारा कम पानी यूज करके ही, कम पानी का लॉस करके ही जिनको एक्सक्रीट किया जा सकता है, उनका रीज़न ये होता है क्योंकि वो कम जहरीले होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा पानी की ज़रूरत अमोनिया को पड़ रही है, तो उसका रीज़न क्यों है, उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है क्योंकि अमोनिया सबसे ज़्यादा जहरीली होती है, ठीक है। तो यहाँ से ईयर्स क्रम से रीजन और सेशन लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ से सेशन रीजन ऐसे बन जाएंगे, एक स्टेटमेंट बना देगा सेशन में, लिख देगा कि यूरिक एसिड कैन बी रिमूव्ड विद ए मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। अब स्टेटमेंट सेकंड मतलब रीजन में लिख देगा कि यूरिक एसिड इज द लीस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस, तो सही बात है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन भी करेगा, ऐसे मैं बताते चलता हूँ बीच बीच में कैसे रीजन कैसे उठते हैं एनसीईआरटी से, साफ साफ यहाँ से हमें पता चल गया कि जब ये रीजन है तो इसका मतलब क्वेश्चन वो भी हो सकता है अमोनिया वाला भी। अमोनिया को ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो ज़्यादा जहरीली है, ठीक है। ठीक, अब आगे द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज एमोनोटिलिज्म। देखो जैसा सब्सटेंस को एक्सक्रीट करना है इन तीन के केस में वैसा ही नाम पड़ जाएगा, ठीक है, कोई रटने की जरूरत नहीं है। जैसे हमें अमोनिया को अलग करना है तो उस प्रोसेस का नाम होगा अम्यूनोटेलिज्म, बस टेलिज्म वर्ड लगा देंगे, ठीक है। अब इसको करता कौन कौन है, मैनी बोनी फिशेस, बहुत सारी बोनी फिशेस करती हैं, ठीक है। रीजन क्या है, क्योंकि बोनी फिशेस दोनों प्रकार की हो सकती हैं। बोनी फिशेस कुछ समुद्र में भी पाई जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है फ्रेश वाटर में देखने को मिलती हैं। अब चूँकि जो समुद्र का पानी होता है ना वो बहुत ज़्यादा खारा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा सा होता है, मतलब उसमें सैलाइन सॉल्ट कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो हम अब साल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा है, मतलब रियल में जो असली पानी है वो कम है, तो असली पानी कम है और अमोनिया को निकालने के लिए चाहिए ज़्यादा पानी, तो इसका मतलब है वो मैराइन वालों में नहीं होंगी, इसका मतलब है जो नॉन बोनी फिशेस में नहीं होंगी, जो समुद्र में रह रही हैं। इसका मतलब किन फिश में होंगी, जो फ्रेश वाटर में रह रही हैं,
क्योंकि हमें तो मेन, अरे सिंपल सी बात है, जैसे कोई एक 2 गिलास है, ठीक है, एक में हमने ज़्यादा पानी दोनों में 250 ml पानी भर दिया, एक में हमने नमक ज़्यादा डाल दिया, एक में कम डाल दिया, तो नेट फ्री वाटर किस में ज़्यादा होगा, जिसमें हमने कम 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 मतलब नमक मिलाया है। तो अमोनिया को निकालने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, तो वो मछली जो कौन से पानी में रहना पसंद करेगी, ज़्यादा पानी जहाँ हो वहाँ की जहाँ कम हो, ज़्यादा पानी जहाँ हो, मतलब साल्ट कंसनट्रेशन कम हो, मतलब समुद्र में नहीं, इसका मतलब कुछ बॉनी फिशेस समुद्र में रहती है, इसलिए सभी बॉनी फिशेस में नहीं बोला है अमोनिया एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के रूप में, किस में बोला है, मैनी बॉनी फिशेस। हो गया, बिल्कुल प्रूफ्ड लॉजिकली, भूलोगे नहीं कभी भी, लॉजिकली चीज़ करो, हर चीज़ को लॉजिकली याद करो। मैनी बॉनी फिशेस, बहुत सारी बॉनी फिशेस, ठीक। दूसरा एक्वाटिक एम्फीबियंस। अब देखो एम्फीबियंस क्या होता है, एम्फीबियंस का मतलब डुअल लाइफ रखने वाले, मतलब जो है लैंड पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। लेकिन कौन से एम्फीबियन की बात चली, एक्वाटिक एम्फीबियन, मतलब जो मोस्टली पानी में ही रहते हैं। अब सिंपल सी बात है, पानी में रहते हैं तो जब पानी अमोनिया को ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है एक्सक्रीट करने के लिए, तो एक्वाटिक एम्फीबियन में भी अमोनिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगी। तीसरा क्या है, एंड एक्वाटिक इंसेक्ट, सिंपल सी बात वही पानी वाले। एक्वाटिक जब शब्द बोला जाए तो आप समझ लेना चाहिए फ्रेश वाटर की बात चली है, अंडरस्टूड होना चाहिए। अंडरस्टूड का मतलब खुद ही समझ जाओ कि ये फ्रेश वाटर की बात चल रही है। और अमीनोटेलिक, और जो एनिमल्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया को निकालते हैं उनको बोलते हैं अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। तो टेलिक वर्ड लग जाता है, जो यूरिया को निकालेंगे यूरियोटेलिक हो जाएंगे, जो यूरिक एसिड को निकालेंगे यूरिकोटेलिक हो जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो ये होते हैं कैसे, अमीनोटेलिक इन नेचर, प्रकृति में कैसे होते हैं अमीनोटेलिक, ठीक है। अब जैसे एक्वाटिक एम्फीबियन दैट इज केवल बे एम्फीबियन, दैट इज जो एंड इंसेक्ट जो एक्वाटिक होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट भी हो सकते हैं लेकिन वो जो एक्वाटिक होते हैं। एग्जाम्पल जैसे टेडपॉल है, फिंगर टिप का क्वेश्चन है। अब टेडपॉल है वो तो पूरी तरीके जब तक वो टेडपॉल रहता है ना, द लार्वा स्टेज में रहता है, जो फ्रॉग का लार्वा, मतलब फ्रॉग जब लार्वा स्टेज में होता है तो टेडपॉल जिसको बोलते हैं, वो तो पूरी तरीके से पानी में रह रहा होता है, तो उस समय वो यूरिया निकालता है, ध्यान रखना। जब वो बड़ा हो जाता है तब क्या निकालता है, नहीं गड़बड़ हो गया, अभी क्या बोला मैंने, यूरिया नहीं। जब वो छोटा होता है ना तो पानी में रह रहा है पूरी तरीके से, तो अमोनिया निकालता है। जब वो बड़ा हो जाता है तब यूरिया निकालता है, तो फिर वो बाहर भी जाने लगता है ना पानी से, ठीक, अंडे वंडे देने के लिए पानी के अंदर जाता है, वैसे भी कभी कभी चला जाता है, मतलब दोनों जगह रह सकता है, ठीक। अब ठीक, अमोनिया एज इट इज़ रेडाइली सॉल्वेबल। अमोनिया जैसे कि ये तेज़ी से सॉल्वेट होने वाली होती है, ये जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन। तो ज़्यादातर किस प्रोसेस द्वारा निकाली जाती है, डिफ्यूजन के द्वारा। डिफ्यूजन का मतलब तो जानते हो ना, किसी सब्सटेंस का अपनी ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा की ओर मूव होना डिफ्यूजन कहलाता है, सिंपल भाषा में कहें तो। एक्रॉस बॉडी सरफेस और थ्रू गिल सरफेस और बॉडी सरफेस द्वारा ये निकल जाती है। रीजन क्या है, चूँकि रेडाइली सॉल्वेबल होती है, ठीक है, ठीक है। दैट इज़ क्या, डिफ्यूजन के द्वारा एक्सक्रीट होने का रीजन लिखा हुआ है, ये रेडाइली सॉल्वेबल होना, ठीक है। ऐसे ही रीजन बनते हैं, बच्चे कहते हैं कहाँ से ये बन गया, एनसीईआरटी लाइन से नहीं, देखो, ठीक है। रीजन क्या होगा, क्योंकि ये रेडाइली सॉल्वेबल होते हैं, वैसे स्टेटमेंट बना के दे देगा, ठीक। मैंने बॉनीफिश का मैंने बता दिया था, चूँकि ज़्यादातर बॉनीफिश फ्रेश वाटर वाली होती है, ठीक है, कुछ होती हैं जो समुद्र में रहती हैं बॉनीफिश। हाँ, कार्टिलेजेस पूरी तरीके से समुद्र में रहती हैं, तो उनमें किसी में भी वो कोई भी अमीनोटेलिक नहीं होंगे, समुद्र वाली मछलियाँ, ठीक। अब जो मछलियाँ रहती हैं वो तो यार पूरी तरीके से रहती हैं ना पानी में, खासतौर से किसकी बात चल रही है यहाँ पे, अभी हम अमीनोटेलिक की बात कर रहे हैं ना, तो फ्रेश वाटर की बात चल रही है। मतलब ये जो फिश बोला जा रहा है ये फ्रेश वाटर वाली फिश है, मतलब ज़्यादातर बॉनीफिशेस वाली। कार्टिलेजेस तो बिल्कुल ही नहीं होंगे, ज़्यादातर बॉनीफिश वो उनके गिल सरफेस द्वारा डिफ्यूजन के द्वारा निकल जाती है अमोनिया। ऐसे किस भी द्वारा निकलती है पता है, अमोनियम आयन के रूप में निकलती है, ध्यान रखना।
अमोनियम आयन के रूप में। किडनीज डोंट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल, ये ध्यान रखना। किडनी के रिमूवल में कोई भी भूमिका नहीं निभाती, किडनी के द्वारा कभी अमोनिया नहीं निकाली जाती है। टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन मतलब जब कोई ऑर्गेनिज्म धरती पर आकर रहने लगता है तो नेसेसिटेटेड द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजन वेस्टेज, तो उसे वाटर को कंजर्व करना होता है। तो वो अब भी अगर वो ज़्यादा जहरीली वाली नाइट्रोजन वेस्टेज निकालेगा, ज़्यादा जहरीली मतलब उसको निकालने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। जबकि भाई अब तो टेरेस्ट्रियल में रह रहे हैं, अब थोड़ी हमारे बॉडी के चारों हमारी बॉडी पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई, ऐसा तो है नहीं, ये पानी खूब ज़्यादा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो भाई हमें वाटर को कंजर्व करना पड़ेगा ना, जब टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहने लगे तो क्या हमें लेसर टॉक्सिक कंपेरेटिवली हमें कम जहरीली नाइट्रोजन बेसिस निकालना होगा। तो जो एडेप्टेशन के लेवल पे बात की जाती है, एवोल्यूशन हो रहा था तो लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, तो या तो हम यूरिया निकालेंगे या फिर यूरिक एसिड निकालेंगे, क्योंकि जो यूरिया अमोनिया के कंपेयर में कम टॉक्सिक हैं, कम जहरीली हैं। मैमल्स स्तनधारी हो गए, ठीक। दूसरा मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन, बहुत सारे ज़मीन पर रहने वाले उभयचर। एंड मैराइन फिशेस, समुद्र की सभी मछलियाँ। मेनली एक्सक्रीट यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, अब ये ध्यान कर लेना। अब चाहे आप इसको नोट करके कैसे भी करके लिख लो, ये अमोनिया करने वाले अलग एक एग्जाम्पल में लिख लो, स्टेटमेंट बना के, की पॉइंट बना के, यूरिया वाले अलग कर लो, उसको शॉर्ट नोट्स और वो भी सेल्फ खुद के द्वारा बनाए हुए, खुद बनाया करो, ऐसे करके याद भी रहता है, ठीक है। और ज़्यादा अच्छे से तो मैं बताता चलता हूँ, ऐसा शरीर में बताता चलता हूँ, अपने नोट करते चलें, ऐसे आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी, समझे, ठीक। तो ये हो गया, ठीक। अब इसका भी रीजन समझ लो। अब मैमल्स तो पूरी तरीके हम जानते हैं, देखो खुद का एग्जाम्पल ध्यान रखना, खुद के स्तनधारी मैमल क्या निकालते हो, यूरिया ही तो निकालती है, यूरिन में बस बताता हूँ, ठीक है। ऐसा मैमल से ध्यान रखना। मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, मेढक को ध्यान रखना, ठीक है, रानाटिग्रीना वाला, ठीक है, तो उससे एम्फीबियन याद रहेंगे। ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन वो क्या निकालते हैं, यूरिया निकाल रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल मैराइन फिश, ये मैं बता ही चुका हूँ। ऐसे मान के चलो कि जैसे समुद्री पानी गाढ़ा होता है तो वाटर तो कंजर्व करना ही पड़ेगा ना, तो सिंपल सी बातों से ध्यान रखो। गाढ़ा मतलब हम पानी की कंसनट्रेशन ज़्यादा थोड़ी है, साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो उसका मतलब हम ज़्यादा पानी हमें नहीं मिल पाएगा, मतलब हम ज़्यादा जहरीली वाली चीज़ को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में नहीं निकाल पाएंगे, मतलब उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा यूरिया, हम तब निकाल पाएंगे। हमारी बॉडी में भी तो यही होता है, यूरिया को अमोनिया को कन्वर्ट करना पड़ेगा मतलब यूरिया में, तो हमारी बॉडी में भी तो यही होता है, ऑर्निथिन साइकिल चलती है, ठीक है, लीवर में, उसके द्वारा अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट कर ली जाती है। अब ये जो है जिसको ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं है निकालने के लिए, और ये निकल जाता है, ठीक है। मैराइन फिश का क्या मतलब, दैट इज ऑल कार्टिलेजिनस फिश, मतलब उपास्थि रखने वाली सभी फिशेस और सम बोनी फिशेस। ये देखो कैसे मैनी बना के ये लिखा है, देखो ऊपर जब उसने कह दिया कि मैनी बोनी फिशेस हो गई एक्वाटिक मतलब फ्रेश वाटर वाली, तो सम बोनी फिशेस क्या बची, वो यूरिया वाली होंगी, क्यों भाई पूरी तरीके से तो रहना तो पानी में ही ना, किसी भी टाइप की मछली की होना चाहिए, ऐसा थोड़ी है कि कुछ मछलियाँ ऐसी भी होती हैं जो कि धरती पर चलती हैं, अरे वो ट्रू फिश थोड़ी होंगे, वो रियल में फिश होंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ट्रू फिश कौन सी होती हैं, वो तो या तो कार्टिलेजन फिश हो या फिर बोनी फिश हो, वही ट्रू फिश मानी जाती हैं, ठीक है। जो दूसरी जो बचेंगी यहाँ हो जाएंगी कार्टिलेजन सभी, ठीक, याद होता चलता है साथ के साथ, ठीक है। मैनली एक्सक्रीट यूरिया, वो मैनली रूप से क्या निकालते हैं, यूरिया, मतलब और भी सब्सटेंस निकालते हैं, जैसे हमारे पेशाब में भी यूरिक एसिड होता है, थोड़ा सा होता है, लेकिन मेनली ज़्यादातर यूरिया ही होता है, ठीक है। एंड आर कॉल्ड यूरियोटेलिक, और जो मेनली उसमें यूरिया होता है इसलिए बोल देते हैं यूरियोटेलिक, ठीक है। एनिमल्स, सिंपल सी बात है भाई, मैंने बता ही दिया था, टेलिक वर्ड लगा दो तो एनिमल्स हो जाएंगे वाले, यूरिया निकालने वाले यूरोटेलिक, अमोनिया निकालने वाले अम्यूनोटेलिक, ऐसे यूरिक एसिड निकाले यूरिकोटेलिक हो जाएंगे। प्रोसेस के लिए टेलिजम लगा दें,
अमोनिया के लिए अमोनोटेलिज्म लगाई थी, यूरिया के लिए यूरियोटेलिज्म, यूरिक एसिड के लिए यूरिकोटेलिज्म। ठीक है, रिलेट करते चला करें चीज़ों को, तब याद नहीं रहता है। रिलेट का मतलब ये, जैसे यूरिया और टेलिक बोला तो सभी प्रकार के टेलिक बोल लो फिर साथ में। ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन बनते हैं तो तभी हमारा दिमाग जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेता है, हैंडल कर लेता है। स्मार्ट स्टडी इसी को तो कहते हैं। ठीक है, अब जो है ये सब हो गया। फेस इम्यूनिटेलिज्म एक टेक्सटाइल बारे में पढ़ ली थी, यूरियोटेलिक। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। अमोनिया प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लिवर ऑफ दिस एनिमल्स, मैंने अभी बताया। एंड रिलीज इनटू द ब्लड, ब्लड में रिलीज हो जाती है, विच इज फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट, फिल्टर करके एक्सक्रीटेड आउट बाहर निकाल दी जाती है बाई किडनीज के द्वारा। सम अमाउंट ऑफ यूरिया में भी रिटेंड इन दी किडनीज। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में इस पूरी प्रोसेस को, तब भी वहाँ पे पता चलेगा। पूरी तरीके से यूरिया नहीं निकालते, थोड़ी बहुत रह जाती है। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ सम ऑफ दिस एनिमल्स टू मेंटेन, क्यों रह जाती है, रीजन देखो यहाँ से उसे ऐसे रीजन बन सकता है। टू मेंटेन ए डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, जितनी रहनी चाहिए डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए रीजन हो गया, ऐसे रीजन ऐसे बन सकता है। आगे आओ, अब तीसरी प्रकार की बात चल रही है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल। कौन कौन? रेप्टाइल्स मतलब सरीसृप, मतलब सांप वगैरह। ठीक है, बर्ड्स पक्षी, लैंड स्नेल्स, ठीक है, लैंड पर रहने वाले मतलब टेरेस्ट्रियल स्नेल्स की बात चल रही है। एंड इंसेक्ट, और कीड़े। ठीक है, एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रोजन वेस्टेज को एज यूरिक एसिड। ठीक है, एक्वाटिक इंसेक्ट की बात नहीं चल रही है यहाँ, किसकी चल रही है? इंसेक्ट, केवल इंसेक्ट बोला जाए तब क्या बोलेंगे? यूरिक एसिड निकालते हैं। एक्वाटिक इंसेक्ट बोला जाए तो अमोनिया निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैलेट, या तो गोली के रूप में होगा और या फिर पेस्ट के रूप में होगा विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। सबसे कम वाटर का लॉस यही है। देखो भाई, बिल्कुल यार बिल्कुल गोली के रूप में है या फिर बिल्कुल पेस्ट है तो इसका मतलब क्या है? पानी यार ज़्यादा ज़्यादा तो खींच लिया गया ना। तो सबसे कम लॉस ऑफ वाटर कहाँ होता है? जब हम यूरिक एसिड के फॉर्म में निकालते हैं नाइट्रोजन वेस्टेज को। एंड आर कॉल्ड यूरिकोटेलिक एनिमल्स, और इनको यूरिकोटेलिक एनिमल्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, जैसे आपने बर्ड्स की तो देखी होगी ना, बर्ड्स की बीट, या कौवा वगैरह बीट कर जाता है, बीट बोलते हैं उसको ऐसे ही। ठीक है, पेस्ट के फॉर्म में होती है ना। तो बस यहाँ से एग्जांपल आपको बर्ड्स का ध्यान रहेगा, कौवा वगैरह, कौवा किसी के ऊपर बीट कर देता है तो वही बस पेस्ट के फॉर्म में होती है। ठीक है, किसी का पैलेट के फॉर्म में होती है। ठीक, अब पेस्ट और पैलेट में पूछा जाए तो कॉमन सेंस की बात है, पैलेट का मतलब और ज़्यादा सूखे सूखे से होंगे, तो पैलेट से बना गया मतलब और ज़्यादा वाटर कंजर्व है। इन दोनों में भी अगर पूछ लिया है वैसे ऐसे पूछ रही है। अरे पेस्ट का मतलब कि थोड़ा सा वाटर लग भी रहा है उसमें, पैलेट बिल्कुल जब गोली बन गई है तो इसका मतलब बिल्कुल और वाटर ज़्यादा खींच लिया गया होगा। अब उनको क्या बोलेंगे? यूरिकोटेलिक एनिमल्स। हर चीज़ का मैंने फील कर करके आपको याद कराया है। ठीक है, और ये बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्पल्स वगैरह नीट में। ठीक है, लैंड स्नेल्स वगैरह का उसका मैं ट्रिक बना दी है, वो अगर फील नहीं कर पाते फिर बहुत सारे तरीके होते हैं याद कराने के। ठीक है, लॉजिकली फील करके, इमेजिन करके कुछ ना मैं तो ट्रिक बना देता हूँ, हर चीज़ को आपको सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखो इसका समझ लेते हैं। ऑर्निथिन साइकिल जो कि उसमें चलती है लीवर में, वो क्या होती है? आर्जिनिन ऑर्निथिन में बदलता है, ऑर्निथिन सिट्रोलिन में। इस तरीके से ये थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर है, करना चाहिए याद कर लेना। OCA याद रख सकते हो, OCA से ऑर्निथिन सिट्रोलिन, सिट्रोलिन आर्जिनिन में। ठीक है, मेरा मतलब यहाँ बताने का ये था, जैसे कि लैंड के स्नेल जो है, लैंड के स्नेल यूरिया निकालते हैं इस, ठीक है, लैंड के स्नेल
यूरिया निकालते हैं। लैंड के स्नेल की बात चल रही है, 1 मिनट रुकना। मेरा एनफेसिस नहीं, लैंड के स्नेल की बात चल रही है ना, तो ये हाँ लैंड के स्नेल्स स्नेल्स की बात चल रही है, ठीक है। तो लैंड के स्नेल क्या निकालेंगे, यूरिया नहीं यूरिक एसिड, सॉरी मैं यूरिक एसिड बोलना चाह रहा था, यूरिया बोल दिया, यूरिक एसिड, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं, लैंड स्नेल्स, ऐसे ध्यान रखो जैसे कहते हैं ना कि स्नेल, मुझे लगता है स्नेल को तोड़ दो, इस और नेल मीन्स नाखून, तो धरती के इस नाखून का नेचर सूखा ही सूखा है, जैसे नाखून आकर सूखे सूखे दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे देखो कि धरती के इस नाखून का नेचर सूखा ही सूखा, दैट इज यूरिकोटेलिक। सूखा ही सूखा का क्या मतलब, ज़्यादा ज़्यादा वाटर कंजर्व करने की कोशिश करेंगे, तो वही मेरा मतलब है, ठीक है। सूखा सूखा मतलब क्या हो गया, यूरिकोटेलिक, कैसे याद रख सकते हैं, याद करने का तरीका बना दिया स्नेल, देखो। अच्छा, यूरिया के लिए जो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन है उनमें देखो, जैसे सैलेमेंडर, अडल्ट फ्रॉग हो गया, दैट इज केवल फ्रॉग भी कह सकता है। अगर फ्रॉग बोला तब भी हम यही बोलेंगे, क्योंकि कुछ नहीं बोला जाता तो हम उसको क्या मान के चलते हैं कि अडल्ट की बात चल रही है, ठीक है। लार्वा थोड़ी मान के चलेंगे टेडपोल, तो भी क्या बोलेंगे, तभी हम बोलेंगे कि एनसीईआरटी यूरियोटेलिक ही बोलती है फ्रॉग को, सिंपल सी बात है, ठीक है। ओसीए को याद करने की भी ट्रिक है, देखो ओसीए यही ऑर्निथिन, सिट्रुलिन और आर्जिनिन, ठीक। ओसीए O2A बाया सी गई है ट्रेन, ठीक है। अगर किसी सिटी का नाम शॉर्टकट में ओ बोल दिया, ए बोल दिया, एक का सी बीच में पड़ा, तो मैं ये तो बोलो O2A बाया सी गई है ट्रेन, ओसीए कैसे याद कर लो, याद करने के तरीके हैं, ठीक है। और देखो बाकी जो है इसके बाद क्या हमने ये तीनों प्रोसेस किया, ठीक। अब देखो ये सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम, जब एनिमल किंगडम का एक सर्वे किया गया तो प्रेजेंट करता है एक वेराइटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, बहुत सारे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर को प्रेजेंट करता है। इन मोस्ट ऑफ द इन्वर्टिब्रेट, ज़्यादातर इन्वर्टिब्रेट में दीज स्ट्रक्चर आर सिंपली ट्यूबुलर फॉर्म ही होती हैं, ठीक है। वेराज जबकि वर्टिब्रेट में है कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन, वर्टिब्रेट में तो अगर ज़्यादा इवॉल्व हो गए हैं वो वर्टिब्रेट, तो उनमें जो है थोड़े कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स होंगे, कॉल्ड किडनीज बोलेंगे जिनको, तो ध्यान से याद रखना, पूछ लिया जाता है ट्यूबुलर ऑर्गन, तो किडनी एक ट्यूबुलर ऑर्गन ही है, कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन है, ठीक है। ठीक है, अरे ट्यूब या ट्यूबवेल कहने के लिए कोई सिलेंडर की होना जरूरत थोड़ी है, कहीं ये सोचो कि सिलेंडर तो है नहीं, ठीक है। ऐसे अक्सर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, लेकिन सोचो कैसे पूछ लिया जाए, ये कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन कॉल्ड, तो बहुत कम ही लोग सोच पाएंगे किडनी की बात की जा रही है, समझ रहे, क्योंकि ट्यूबुलर जैसे दिमाग में आते हैं ऐसा लगता है कि सिलेंडर की तरह वही ट्यूब होगा, ठीक है। सम ऑफ दिस स्ट्रक्चर आर मेंशन्ड हियर, प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स, प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स आर एक्सक्रीटरी आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन प्लेटिहेल्मिन्थेस, प्लेटिहेल्मिन्थेस फाइलम आता है एनिमल किंगडम के अंतर्गत, ठीक है। एनिमल किंगडम में हम चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें टीनिया सोलियम वगैरह होता है, प्लेट वर्म ये बोलते हैं, ठीक। तो इसमें प्लेटिहेल्मिन्थेस में क्या होते हैं एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, याद रखना, प्लेटिहेल्मिन्थेस में होते हैं पी फॉर प्लेटिहेल्मिन्थेस, पी फॉर प्रोटोनेफ्रिड, ऐसे याद रख सकते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर फ्लेम सेल्स, ठीक है, ठीक है। ठीक।
जैसे प्लेटिज्म में प्लेटफॉर्म हो गया, जैसे प्लेनेरिया हो गया, ठीक है। प्लेनेरिया को डोगेसिया भी बोले हैं, ट्रू डोगेसिया भी बोलते हैं, ट्रू रीजनरेशन पावर सीमित पाई जाती है प्लेनेरिया। तो कुछ एग्जाम्पल ले लिया उसने। और क्या होते हैं, और रोटीफर्स, ठीक है, प्लेटी एलिमेंथेज में होता है और किस में होती हैं, देखो प्रोटोनिफ्रिडिया फ्लेम्सेंस किन में एक्सक्रीटेड हो गए, प्लेटी एलिमेंथेज में, जैसे कि एग्जांपल प्लेनेरिया बता दिया। दूसरा रोटीफर्स में है। और रोटीफर्स आखिर क्या होता है, ये क्लास ऑफ एस्केलेंथी नेमेटोडा, ये एक अलग फाइलम है। प्लेटी एलिमेंथेज से जस्ट बाद वाले से थोड़ा और एडवांस होता है एस्केलेंथीज, इसको नेमेटोडा कहते हैं। उसके अंतर्गत एक क्लास आती है रोटीफर्स। तो ये रोटीफर्स में भी ये प्रोटोनिफ्रिडिया फ्लेम्सेंस होती है। देखो उसकी मैंने ट्रिक बना दी, अभी बता दूंगा। सम एनालिड्स, सभी एनालिड्स में नहीं, कुछ एनालिड्स में, जैसे हमारा जो केंचुआ जो होता है, या कुछ जगह गेसा बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, मतलब लोकल लैंग्वेज में, भाई अर्थवर्म की बात चल रही। तो उसी फाइलम के कुछ मेंबर, मतलब सम एनालिड, यहाँ अर्थवर्म की बात नहीं चल रही, मेरा मतलब है कि अर्थवर्म जिसमें पाया जाता है, एनालिडा में पाया जाता है, तो एनालिडा के कुछ मेंबर में भी प्रोटोनिफ्रिडिया फ्लेम्सेंस होती हैं। अर्थवर्म में नहीं होती, ये नहीं कह रहा हूँ अर्थवर्म में होती है, ठीक है। एंड द सेफेलोकॉर्डेट्स, और सेफेलोकॉर्डेटा में भी होती हैं, ठीक है, ठीक है। ये कॉर्डेट के अंतर्गत आता है, ठीक है। और सेफेलोकॉर्डेट में एग्जांपल एम्फियोक्सस। तो इन सब में जो है प्रोटोनिफ्रिडिया फ्लेम्सेंस होती है। उसके लिए देखो तरीका मैंने बना दिया है। जैसे देखो अक्सर बचपन में ऐसे ही खेल खेल में बता देते थे कि भाई पेशाब लग रही होती थी तेज, तो इमरजेंसी सिचुएशन में कहीं रोकनी होती थी, तो ऐसे कोई ना कोई देवी का नाम लेते थे, ज्वाला देवी या कुछ इस तरीके से, ठीक है। मतलब मुताज लगने से पहले आने वाली देवी। मुताज मतलब का मतलब है मूत्र, मतलब यूरिन, मतलब यूरिन से रिलेटेड, मतलब यूरिन को एक्सक्रीट करने से रिलेटेड, मतलब नाइट्रोजन वेस्टेज को रिलीज करने से रिलेटेड ज्वाला देवी। फ्लेम सेल्स को हिंदी में ज्वाला सेल्स बोलते हैं। तो ज्वाला देवी चारों धाम में, दो धाम में कुछ जगह, अच्छा चारों धाम होते हैं वो भी भगवान से रिलेटेड होते हैं, ज्वाला देवी ये भी भगवान से रिलेटेड है। दो धाम में से कुछ जगह, किनारे किनारे के दोनों धाम में हर जगह, ठीक है। चारों धाम में से दो धाम में तो कुछ जगह हैं, और किनारे किनारे के दोनों धाम में हर जगह हैं। जैसे मैंने चार धाम बनाए, प्लेटी एलिमेंथिस, सम एस्केलेंथिस, सम एनालिडा और सेफेलोकॉर्डेटा। ये दरअसल एवोल्यूशन के बढ़ते हुए क्रम में है, ठीक है। प्लेटी एलिमेंथिस के बाद एस्केलेंथिस आता है, फिर एनालिडा आता है, फिर और बहुत से फाइलम आते हैं, लेकिन सबसे बाद में है एडवांस ये सेफेलोकॉर्डेटा, क्योंकि कॉर्डेटा के अंतर्गत आ रहा है। तो सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो मेरा मतलब ये है, इसको मैंने इस तरीके से लिखा, याद करने के लिए तरीका बनाया। तो किनारे किनारे के कौन होगा, जब इनको हम इवोल्यूशन के बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, किनारे का होगा प्लेटी एलिमेंथिस और सेफेलोकॉर्डेट। तो प्लेटी एलिमेंट सेफेलोकॉर्डेट में होती हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन, प्रोटोनिफ्रिडिया और या फिर फ्लेम सेल्स। और बीच के तो जो बचे, सम एस्केलेंथिस और सम एनालिड्स, मतलब एस्केलेंथिस और एनालिड्स में कुछ कुछ में होती हैं, ठीक है। याद करने के लिए वो तरीका हो गया। लेकिन कभी कभी एनसीईआरटी से बाहर एक सोलेनोसाइट टाइप की स्ट्रक्चर पूछ ली जाती है, सोलेनोसाइट कहाँ आती है। तो इसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी आप सेफेलोकॉर्डेट देना, सेकंड प्रायोरिटी बोल देना प्लेटी एलिमेंथिस, ठीक है। सोलेनोसाइट्स के लिए सेफेलोकॉर्डेट फर्स्ट प्रायोरिटी देना, ये भी बता दिया आपको, ठीक। एनसीईआरटी की चीज़ें भी सब हो गई याद। अब प्रोटोनिफ्रिडिया आर प्राइमरली कंसर्न्ड विद, ठीक है। प्रोटोनिफ्रिडिया आर प्राइमरली कंसर्न्ड विद आयनिक एंड फ्लूइड रेगुलेशन। आपको एक बात बताऊँ, प्रोटोनिफ्रिडिया क्या, जितनी भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होती हैं, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वो उनका पहला काम एक्सक्रीशन ना होकर पहला काम ऑस्मो रेगुलेशन होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेफ्रिडिया आर द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी
स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म। अब देखो, अब अर्थवर्म का बताया, अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पूछा है तो क्या बताएंगे, नेफ्रिडिया, ये भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ही होती है। एंड अदर एनालिड्स के, अर्थवर्म के साथ अदर एनालिड्स के। लेकिन 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 ध्यान से, ये रफली लिख दिया है, ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाकर गलत मत मान लेना इस बात को, ये रफली लिखा है। तुम ऐसे दिमाग लगाओ कि यार अर्थवर्म और अदर एनालिड्स में नेफ्रिडिया बता दिया, मतलब सभी एनालिड्स में नेफ्रिडिया होगी, तो फिर जो सम एनालिड्स में प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर एनालिड वो जो है फिल्म सेल्स बताए थे वो फिर कौन से एनालिड थे। तो ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है। एनसीईआरटी ऐसे कहती है कैसा, एनसीईआरटी ऐसे फंसाएगी नहीं, मतलब स्टेटमेंट उस हिसाब से आगे क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ अदर एनालिड्स का मतलब भी सब एनालिड्स नहीं आए हैं, कुछ रह गए हैं, जिनमें कौन था, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, प्रोटोनेफ्रिडिया और फिल्म सेल्स। ये अंडरस्टूड होना चाहिए। तभी तो कहते हैं एनसीईआरटी को समझने के लिए दिमाग से भी ज़्यादा दिमाग, मतलब बाल की खाल निकालनी पड़ती है, मतलब हमें स्मार्ट होना पड़ता है, मतलब हमें बेस्ट नहीं बेस्टम ऑफ द बेस्ट बनना होता है। जैसा क्वेश्चन, ठीक है, जैसे मौका वैसा दाव। बस ये दिमाग में याद रखना होता है कि आंसर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि कॉपी चेक मतलब ओएमआर चेक इसी के अकॉर्डिंग होती है। नेफ्रिडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजन वेस्टेज एंड मेंटेन ए फ्लड एंड आयनिक बैलेंस, ठीक। अब मालपीगियन का होती है, मालपीगियन ट्यूपल्स, मालपीगियन ट्यूपल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट। जैसे आर्थ्रोपोडा एक फाइलम होता है, सबसे बड़ा फाइलम, ठीक, उसमें से भी उसकी उसमें जो क्लास है इंसेक्टा, उस फाइलम में सबसे बड़ी क्लास भी इंसेक्टा है। तो उस इंसेक्टा में ज़्यादातर इंसेक्ट में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होती है, मालपीगियन ट्यूबल, ठीक है। दैट इज मालपीगियन ट्यूबल भी पूरे इंसेक्टा में नहीं होती है, समझ रहे हो। देखो ऐसे करके करोगे ना तो आप एक बर्ड से भी अगर वो स्टेटमेंट को गलत कराना चाहेंगे ना तो एक बर्ड से भी आपका स्टेटमेंट गलत नहीं होगा। एक एक बर्ड टू बर्ड पर ध्यान रखो, मोस्ट ऑफ द बोला गया है। अगर यहाँ ऑल ऑफ द इंसेक्ट लिख देना तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि ऑल द इंसेक्ट हैव मालपीगियन ट्यूबल एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो गलत हो जाएगा, ठीक। ऑल नहीं, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट, ध्यान रखना, इंक्लूडिंग, हाँ ये बात है, कांक्रोच कह सकते हैं, कांक्रोच आता है। मतलब कांक्रोच में पूछा है तो मालपीगियन ट्यूबल ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। मालपीगियन ट्यूबल हेल्प इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्टेज एंड ऑस्मो रेगुलेशन। देखो दे रहा है, ऑस्मो रेगुलेशन तो हर बार साथ में आ रहा है। एंटीनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स, मतलब मेरा मतलब एक्सपीरियंस का मतलब ये था मेरा कहने का कि एक्सक्रीटरी सब्सटेंस के साथ ऑस्मो रेगुलेशन तो जरूरी होगा, ठीक है। एंटीनल ग्लैंड्स, ये नहीं कि केवल ऑस्मो रेगुलेशन ही पहले होगा, मेरा मतलब था ऑस्मो रेगुलेशन साथ में जरूर होगा। एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड परफॉर्म द एक्सक्रीटरी फंक्शन इन क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत एक का क्लास और आती है क्रस्टेशिया। तो क्रस्टेशियन जैसे प्रॉन वगैरह होते हैं तो क्रस्टेशियन में पाए जाते हैं। तो क्रस्टेशियन में पूछा है क्या होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो क्या होते हैं, ग्रीन ग्लैंड बोलना या फिर एंटीनल ग्लैंड, ठीक है, ग्रीन ग्लैंड या फिर एंटीनल ग्लैंड, ठीक, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने जो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे, ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, इन ह्यूमंस द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ किडनी, सिंपल सी बात है, 2 किडनी होती है ना हमारी, ठीक है। 1 पेयर ऑफ यूरेटर, और एक जोड़ी यूरेटर निकले होते हैं उनसे, देखो फिगर में दिखा दूंगा मैं आपको सब, ठीक है। एक एक किडनी से एक एक यूरेटर निकला होगा, ठीक है। किडनी को हिंदी में क्या बोलते हैं, ब्रक, ब्रक, ठीक है। और पर आपको यूरेटर, यूरेटर मतलब मूत्र नाल, और एक एक किडनी से एक एक मूत्र नाल निकलेगी सिंपली, एक यूरिनरी ब्लेडर, और ये मूत्र नाल जाकर के दोनों नली जाकर के दोनों ट्यूब जाकर के इसमें खुलती हैं, एक बड़े से गुब्बारे टाइप स्ट्रक्चर में खुलती हैं, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लेडर। मूत्राशय, संधि विच्छेद करो तो मूत्र का आशियाना, मूत्र का आशियाना मतलब मूत्र का घर, मतलब जिसमें वो स्टोर होता है। एंड यूरिथ्रा, उसके बाद एक मूत्र मार्ग होता है।
फिगर 19.1 अभी देख लेंगे, ठीक है। किडनी या रेडिश ब्राउन, किडनी कैसी होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है। अब देखो यहीं से कंपेयर करके चलो, ब्लड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, जो करंट जो होता है, जो मतलब खून का जो थक्का जम जाता है तो उसका कलर डार्क रेडिश ब्राउन होता है। ये केवल रेडिश ब्राउन है किडनी का कलर। शेप कैसा होता है, बीन शेप्ड होता है, ठीक है। सेम की फली नहीं होती, उसका बीन शेप्ड होता है। स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिटवीन द लेवल्स ऑफ द लास्ट थोरेके के थर्ड लंबर, ठीक है। जैसे हमारी वर्टेब्रे होती है ना, कितनी होती हैं, 26 होती है ना। सर्वाइकल, थोरेकिक, लंबर, सैक्रल, कोक्स। सर्वाइकल 7 होती है, थोरेकिक 12 होती है, ठीक है। लंबर कितनी होती है, 5, ठीक है। और सर्वाइकल, थोरेकिक, लंबर, सैक्रल, कोडल 1-1 होती है, ठीक है। बच्चे में पूछा जाए तो जो 5 होती हैं वो 1 मिला लेती हैं, सैक्रल बन जाती हैं, जो 4 मिल करके 1 बना लेती हैं वो कॉकस होती हैं। वो हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है, स्केलेटल वाला सिस्टम चैप्टर में। हाल फिलहाल यहाँ देखते हैं कि किस लेवल पर किडनी होती है। तो मैंने ये इसलिए बताया थोड़ा, जैसे किसी को समझ में कम आएगा तो इसलिए बता दिया मैंने। तो वर्टिब्री में जो थोरेकिक वाली वर्टिब्री है ना, 12 है, उसमें से लास्ट वाली थोरेकिक, इसका मतलब क्या है कि बक्स खत्म हो चुका है। इसका मतलब जो हमारा चेस्ट होता है वो लेवल ख़त्म हो चुका है, उससे नीचे पीछे की तरफ जाओ, होती पीछे की तरफ है डोर्सल वाल में, तो पीछे की तरफ है किडनी, आगे नहीं होती, ध्यान रखना। तो लास्ट थोरेकिक मतलब 12th थोरेकिक है, क्योंकि लास्ट थोरेकिक का क्या होता है, थोरेकिक 12 वर्टेब्रे होती हैं। और थर्ड लंबर, ठीक है। लंबर कितनी होती है टोटल, 5, तो 5 में तीसरी वाली लंबर। इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो, किडनी LT स्क्वायर है, लास्ट थोरेकिक थर्ड लंबर, कैसे याद रख सकते हो। वर्टिब्रा क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, डोर्सल मतलब पीछे की तरफ, डोर्सल वेंट्रल एंटीरियर पोस्टीरियर जानते हो ना। डोर्सल बोलते हैं जैसे हमारे पीठ की तरफ, ठीक है, कोई चीज़। वेंट्रल बोलते हैं जैसे चेस्ट, मतलब आगे की तरफ हमारी बॉडी के चेस्ट, ठीक है। चेस्ट मतलब आगे की तरफ, कहीं भी पेट वेट वाली स्टक, ये सब वेंट्रल कहलाती है। दरअसल ये डोर्सल वेंट्रल बोलते हैं, वो इस बिहार पे बोलते हैं जब इंसान बंदर की तरह चलता था, मतलब 4 हाथ पैर से चलता था, तो पीछे की स्ट्रक्चर डोर्सल बोल देते थे, आगे की वेंट्रल बोल देते थे, ठीक, समझ रहे हो। तो डोर्सल इनर वाल, डोर्सल में भी अंदर वाली बाल, अरे आउटर वाली बाल में थोड़ी होती है, इनर बाल होती है, ठीक है। मतलब चीरा लगा पेट पर देखते हैं ना, तो पेट की साइड से इनर डोर्सल वाल की तरफ ही तो ऑपरेशन करना पॉसिबल है, ठीक है, इसलिए इनर वाल होती है। ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन मेजर्स, इसकी मापन क्या क्या होती है। लंबाई कितनी होती है किडनी की, 10 से 12 सेंटीमीटर। ऐसे ध्यान रखना, ये छोटी वाली अपनी पटरी होती नहीं है, आधा इंच की, आधा इंच नहीं, कितना, 6 इंच, आधा फुट, 6 इंच 15 सेंटीमीटर, तो मतलब उस पटरी से थोड़ा बहुत छोटी, तो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई में। चौड़ाई में कितनी, 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ाई, तो लगभग उससे आधा है, 10 का आधा 5, 12 का आधा 6, तो 6 की जगह 7 हो गया। रिलेट करते चले तो याद रहेगा, अगर डेटा थोड़ा चेंज करेगा तो पहचान लोगे। और इससे थोड़ा और आधा कर दो, चौड़ाई से आधा, 5 का आधा 2.5 होता है, लेकिन लगभग 2 हो गया, 7 का आधा 3.5, तो लगभग 3 हो गया, तो 2 3, 10 12 5 7 2 3, ऐसे करके रिफ्लेक्स में भी याद रख सकती हूँ। टूथब्रश करते करते दिमाग में ला दे, किडनी की कोई कहीं बात चल रही, याद आया, अरे भाई उसकी किडनी फेल हो गई, कहीं समाचार सुन रहा है इधर उधर, किडनी फेल हो गई, दिमाग में तुम्हारे आना चाहिए 10 12 5 7 2 3, लंबाई चौड़ाई और मोटाई, ऐसे इसे कहते हैं चीज़ें डेली लाइफ में ले आना। तो रिवाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, खेल खेल में याद हो जाएंगे। ऐसे ही मुझे रिफ्लेक्स में हर चीज़ इसी वजह से। सेंटीमीटर थिकनेस, अरे तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारा मजाक बनाएगा तो मन ही मन में बोल लो, वो तो और अच्छा होता है, वो तो मन ही मन में बोलो, 10 12 5 7 2 3, लंबाई चौड़ाई और, वो मतलब लंबाई चौड़ाई और मोटाई, यहाँ सही है। विद इन एवरेज वेट ऑफ, वजन कितना होता है, वजन भी दिमाग में 120 से 170 ग्राम बस, ठीक है।
अब देख लो फिगर, देख लो थोड़ा सा फिगर के मैं सोच रहा था सभी ये पढ़ा के सभी स्ट्रक्चर तभी बताऊँ, ठीक है तभी देख लेते हो। टुवर्ड द सेंटर, क्योंकि सभी लेबलिंग आएंगी ना तो उससे एक साथ बता देंगे, ठीक है। टुवर्ड द सेंटर ऑफ द इनर कनकेव सरफेस ऑफ द किडनी इज ए नोच कॉल्ड हाइलम। अंदर की तरफ कनकेव सरफेस की तरफ किडनी की तरफ नोच होता है, इसको हाइलम बोलते हैं। हाइलम मतलब नाभ का, थ्रू विच द यूरेटर ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंटर, ये सब चीज़ें एंटर करती हैं। तो देखो दिमाग में आती है एंटर करती हैं, ये कौन सी बात है। तो ये पता है किस रेस्पेक्ट में बनाई गई है। जैसे मान लो कि भगवान बना रहे हैं किडनी को और उसमें चीज़ों को जो फिक्स कर रहे हैं, तो ऐसे पहले तो आपको मैं बता देता हूँ कि जो है कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस देखना जानते हैं कि नहीं। ऐसे केमिस्ट्री से जानना चाहिए आपको, केमिस्ट्री से नहीं फिजिक्स से, ठीक है। अगर नहीं पता है तो बता देता हूँ। जैसे ऐसा मान लो ये है कोई सरफेस, तो इसमें देखो कॉनकेव में केव आ रहा है ना, जैसे कॉन केव, केव में इसकी आता है गुफा, कैविटी से गुफा मतलब, तो यहाँ केव बढ़ा रहा है ना, तो अगर ये वाली सरफेस है ना इधर से हम जा रहे हैं तभी तो ऐसा लग रहा है कि ये गुफा में घुस रहे हैं, तो ये वाली ऐसी सरफेस को कॉनकेव बोलते हैं, और जैसे उठी सी होती है इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं। हमें से ध्यान रखना, काम आएंगे, ठीक है। तो ये टुवर्ड द सेंटर ऑफ द इनर कॉनकेव सरफेस ऑफ द किडनी जिन्हें कॉल्ड हाइलम बोलते हैं, और जिसमें थ्रू विच द यूरेटर ब्लड वेसल और नर्व एंटर, ये तीन चीज़ें एंटर करती हैं। देखो ठीक है, ये देखो ऐसे करके है, ऐसे ऐसे कॉनकेव ही तो है, ठीक है। इसमें ये देखो सब चीज़ें एंटर कर रही हैं, दिखाई जा रही हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, देखो यूरेटर एंटर कर रहे हैं यहाँ पे, और बाकी ये पीछे की तरफ दिखाई जा रही है, ये रीनल वेन भी यहीं एंटर कर रही है, फिर यहाँ पर रीनल आर्टरी भी यहीं दिखाई जा रही है, ठीक है ना। यूरेटर ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल मतलब भाई रीनल आर्टरी रीनल वेन हो गई, यूरेटर दिखा दिया, नर्व भी दिखाई जाती है, वहाँ दिखाई नहीं गई सीधी सीधी, ठीक है। ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम दिखाया गया। तो ये तो किडनी है, इनसे दो समय कह रहा था ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यूरेटर निकला, मूत्रनाल निकल गए, फिर ये थैला हो गया गुब्बारे से यूरिनरी ब्लैडर, फिर ये मूत्र मार्ग है यूरिथ्रा, जो कि हमारे पेनिस के अंदर होता है यूरिथ्रा मूत्र मार्ग, ठीक है। ये किडनी हो गई। रीनल वेन जो कि अशुद्ध ब्लड को CO2 वाले ब्लड को ले जा रही है, कहाँ से, ऐसे करके इस तरीके से ले जाएगी हार्ट की तरफ। और रीनल आर्टरी है, ये वाली रीनल आर्टरी है, ये शुद्ध खून को ला रही है किडनी को, ऑक्सीजन वाला। एड्रिनल ग्लैंड है किडनी के ऊपर, ये इन्फीरियर भी ना कहवा है, ठीक है। वहाँ का दिखाया गया क्योंकि नीचे की तरफ, नीचे के ऑर्गन से, हार्ट से नीचे से जितने भी सब ऑर्गन होते हैं उनसे गंदा खून, इम्प्योर ब्लड मतलब CO2 वाला ब्लड इकट्ठा करके बिना केवा ही तो ले जाती है, इन्फीरियर बिना केवा, ठीक है। और हार्ट से ऊपर वाले ऑर्गन से सुपीरियर, जैसा उसका नाम वो सुपीरियर बिना केवा लगती है। तो ये पेल्विस दिखाएगा अंदर का किडनी का, ये आगे अगले वाले पेज पर डिटेल में पढ़ेंगे। मेडुला दिखाया गया है, कॉर्टेक्स है, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है अगले इस पे, ठीक है। बाकी जो अगले वीडियो में समझते हैं, अभी यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि सभी कुछ वीडियो को फायदा मिल सके। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए।